Hello dear aspirants, welcome back on English Zone channel. MPTET Grade 1 English Literature मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड यूनिट 16 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आज हम मॉडर्न एरा को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, उनके वर्क, उनका लिटरेरी जो वर्क लिखा है उन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन में, इसके साथ ही साथ इस एरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनका भी डिस्कशन आज के इसी क्लास में होगा। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले अगर हम मॉडर्न एज के बारे में, इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न एज के अगर हम बारे में बात करते हैं तो मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा टाइम था जो कि 1901 से स्टार्ट होकर के 1940 तक का ये टाइम ड्यूरेशन था। कहीं कहीं 1940s तक का इसको टाइम ड्यूरेशन, कहीं कहीं मॉडर्न एरा का जो टाइम था वो 1914 तक ही बोला जाता है। बट इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी राइटर्स थे उन्होंने स्पेसिफिकली एक मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर पे मॉडर्न अप्रोच के साथ में अपनी पोइट्री को लिखा हुआ है, अपने वर्क्स को लिखा हुआ है। जो भी एक कन्वेंशनल चीजें चली आ रही थी, एक ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही थी रिलेटेड टू लिरिकल पोइट्री, रिलेटेड टू सूदिंग पोइट्री, या पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका राइम, रिदम, मीटर ये सब यूज होना चाहिए। तो इस टाइम के राइटर्स ने या पोएट्स ने इस तरीके की चीजों से निकल करके आगे फ्री वर्स रिलेटेड पोइट्री लिखी हुई है। तो क्या था, एक तरीके का ब्रेक था, रिजेक्शन था कन्वेंशनल जो विक्टोरियन, रोमांटिक एंड एलिजाबेथन एरा से रिलेटेड जो और नियो क्लासिकल एज से रिलेटेड जो लिटरेचर अभी तक लिखा जा रहा था, उसके अगेंस्ट या उससे रिएक्ट करके इस एरा के राइटर्स ने नए नए सब्जेक्ट मैटर, नए नए थीम पे पोइट्री या वर्क्स को लिखा हुआ है। चलिए हम सबसे पहले इस इम्पोर्टेंट एरा के इम्पोर्टेंट ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट वाज ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक, एसेइस्ट, एडिटर एंड टू ऑफ हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पोएम्स की अगर बारे में बात करते हैं तो दैट इज लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि इनका 1519 का वर्क है, और इसके साथ ही साथ है द वेस्ट लैंड। ये इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखा हुआ है अपने टाइम ड्यूरेशन में। और इट फॉलोड बाय द वेस्टलैंड 1922 में है, ये पब्लिश हुआ है। द हेलो मैन 1925 का वर्क है। एश वेडनेसडे 1930, फोर क्वार्टेट्स। He was also known for seven plays, particularly Murder in the Cathedral and also The Cocktail Party. He awarded in 1948 with the Nobel Prize in Literature for his outstanding pioneer contribution to present day poetry. तो ये इनका सब्जेक्ट मैटर था। इस तरीके की पोएट्री को इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे आप लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क की बात करो तो वो फ्री वर्स में लिखी गई है। इसके साथ ही साथ वेस्टलैंड भी फ्री वर्स में इन्होंने लिखा हुआ है। और अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए कि वेस्टलैंड जो वर्क था 1922 का इनका, ये एक मॉडर्न एपिक पोयम बोली जाती है। मॉडर्न एरा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पोयम बोली जाती है, इसको रिगार्ड किया जाता है। मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर, बैरनलेस पे ये पोएट्री लिखी है, डिसअपॉइंटमेंट पे ये पोएट्री लिखी है। मॉडर्निटी क्या है, आप इस पोएट्री को पढ़ करके, इस वर्क को पढ़ करके, द वेस्टलैंड को पढ़ करके आप समझ सकते हो किस तरीके से बहुत एलुजन्स का यूज करते हुए इस पोएट्री को लिखा है। 1948 में इनको नोबेल प्राइज से भी, इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड से भी इनको एक तरीके से इनको फैसिलिटेट किया जाता है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ ड्रामाज लिखे हुए हैं, 7 प्लेस, जो कि मर्डर इन द कैथेड्रल, इसके साथ साथ कॉकटेल पार्टी, एल्डर्स ब्रदर, ये कुछ ऐसे इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। आगे जिस इंपॉर्टेंट ऑथर के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे जॉर्ज ऑरवेल। एरिक आर्थर ब्लेयर इज द फुल नेम, इनका रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर। 25 जून 1903 से लेकर के 21 जनवरी 1950 का टाइम ड्यूरेशन था। अपने पेन नेम के लिए जाने जाते हैं जो कि जॉर्ज ऑरवेल है। इनका रियल नेम जो था वो हमने बता दिया, एरिक आर्थर ब्लेयर था। एंड इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, साथ ही साथ जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक ऑफ द टाइम। एंड ही इज नोन फॉर हिज एलिगोरिकल नॉवेला दैट इज एनिमल फार्म। एनिमल फार्म एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्क को लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। एनिमल फॉर्म की किस तरीके से लोग अपनी जो ग्रीडीनेस होती है और अपनी सेल्फिशनेस के लिए काम करते हैं मॉडर्न टाइम में, आप एनिमल फार्म को पढ़ करके, इस नॉवेल को पढ़ के, जो नॉवेला है एलिगोरिकल नॉवेला है, उसको पढ़ करके आप इस चीज को समझ सकते हो। 1945 का ये वर्क है। इसके साथ ही साथ डायस्टोपियन नॉवेल लिखा है 1984, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ है।
इनका नॉन फिक्शनल जो वर्क है दैट इज द रोड टू वीगन पेयर एंड होमेज टू कैटालोनिया 1938 के वर्क हैं। इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के, तो इसीलिए यहाँ पे इनका पब्लिकेशन ईयर भी मेंशन है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स इंपॉर्टेंट एरा के ऑथर्स ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस के बारे में बात करते हैं। सन्स एंड लवर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल, तो डी.एच. लॉरेंस का ये जो नॉवेल है सन्स एंड लवर्स, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स थीम से या ओडिपस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट करता हुआ नॉवेल है, जिसमें सन्स एंड लवर्स के बारे में जो ये है कि इसमें एक जो माँ और बेटे के रिलेशनशिप को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, मॉडर्न टेक्निक आउटलुक के साथ में, मॉडर्न एक अप्रोच के साथ में इस स्टोरी को, इस नॉवेल को लिखा है डी.एच. लॉरेंस ने। एक फैमिली की साइकोलॉजी को बताया है, एक कैरेक्टर के साइकोलॉजी को, एक सन के साइकोलॉजी को इसमें रिप्रेजेंट करा हुआ है डी.एच. लॉरेंस ने अपने कैरेक्टर के थ्रू। आगे है इनके अदर लाइक नॉवेल्स की अगर बात करते हैं, वुमेन इन लव एंड ऑल्सो 1920 का ये वर्क है, लेडी शटरलेस लवर 1928, द रेनबो हुक इंटीरियोरिटी ऑफ their women protagonists, trying in strong themes of sexuality that challenge the moods of the time. Next we have the important novelist की बात करते हैं सेरा की, that is जेम्स जॉयसी। जेम्स जॉयसी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये मॉडर्निस्ट ऑथर हैं जेम्स जॉयसी, इन नोन फॉर हिज टेलिंग स्मॉल स्लाइस ऑफ लाइफ टेल्स इन एक्सपेरिमेंटल एवोकेटिव वेज। डबलिनर्स 1914 का ये वर्क है, कलेक्शन ऑफ 415 शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडेड है इसमें, जिसमें आयरिश मिडिल क्लास लाइफ के बारे में, 20th सेंचुरी की आयरिश मिडिल क्लास लाइफ के बारे में बात की है जेम्स जॉयसी ने। इसके साथ ही साथ है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 का वर्क है। जॉयसीज फर्स्ट इंग्लिश पब्लिश नॉवेल यूलिसीज 1922 का है, ये है इनका मोस्ट फेमस नॉवेल है जो कि द वेस्टलैंड के साथ में ही पब्लिश हुआ है। वेस्टलैंड और ये एक सेम एज में, सेम ईयर में ये पब्लिश हुए हैं, और ये है द इवेंट्स ऑफ विच ऑल टेक्स प्लेस इन अ सिंगल डे। तो यूलिसीज इज द नॉवेल जेम्स जॉयसी ने लिखा है, और यूलिसीज एक पोएम है जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। तो नॉवेल जब भी बात आएगी तो वो जेम्स जॉयसी की है, 1922 का है, और पोएम की बात आएगी तो दैट इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स पोएम। तो यूलिसीज मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल है मॉडर्न एरा का। नेक्स्ट वन वी हैव वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की अगर बात करते हैं तो ये 1915 सी पब्लिश हर फर्स्ट नॉवेल द वो इज आउट। वुल्फ इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल पे इन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा हुआ है, जेम्स जॉयसी जिसके सबसे बड़े सपोर्टर थे। एंड हर बेस्ट नोन वर्क्स इंक्लूड मिसेस डैलोवे 1925 का वर्क है, टू द लाइट हाउस 1927, Orlando 1928, and she is also known for her essay A Room of One's Own 1929। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका ये essay A Room of One's Own 1929 का ये essay बहुत ही फेमस essay है, जिसमें इन्होंने, वैसे इनके जितने भी नॉवेल्स इन्होंने लिखे हुए हैं ये फीमेल सेंटर्ड नॉवेल हैं, फीमेल स्ट्रगलिंग लाइफ जो दिखाई गई है अपने नॉवेल में वो वर्जीनिया वुल्फ ने रिप्रेजेंट करा हुआ है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पे जो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स इन्होंने लिखे हुए हैं, और उसी सेम सब्जेक्ट मैटर पे, उसी सेम एक फीमेल जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात की है, अ रूम ऑफ वंस ओन। नेक्स्ट वी हैव विलियम बटलर ईस्ट। विलियम बटलर ईस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज द पोएट, आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। इनका टाइम ड्यूरेशन जो था 1865 से लेकर के 1939 का था। ईट्स को भी नोबेल प्राइज से इनको नवाजा गया है, इनको अवार्ड मिला गया है। कब मिला है? 1923 में मिला हुआ है। हिज मेजर लेटेस्ट वर्क की बात करते हैं तो 1920 द टावर है, जिसमें ये कलेक्शन ऑफ इनके पोएम्स हैं, वर्ड्स फॉर म्यूजिक, परहैप्स एंड अदर पोएम्स 1932 में पब्लिश हुआ है। The well-known poems The Second Coming as a dirge for the decline of European civilization के बारे में बात की है। The Tower जो मैंने आपको बताया 1928 में भी डिस्कस करा, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। Winding Stair 1933 न्यू पोएम्स, ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है।
1938 का ये वर्क है, जो कि इसमें 20th सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेजेस के बारे में इन्होंने बात की है। मतलब 20th सेंचुरी को रिफ्लेक्ट करा हुआ है अपनी पोएट्री में। जैसे सेकंड कमिंग है, जहाँ पे उन्होंने बात की है यूरोपियन सिविलाइजेशन किस तरीके से अपने डिक्लाइन कर रहा है, किस तरीके से पतन की तरफ जा रहा है, उसके बारे में बात कर, उसका किस तरीके से विनाश हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने बात की है सेकंड कमिंग में। तो डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में बात करते हैं। आयरिश पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं और इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है अपने वर्क के साथ में। जीबी शॉ के बारे में हम बात करते हैं। जीबी शॉ 19 यहाँ पे 1856 से लेकर के 2 नवंबर 1950 का टाइम ड्यूरेशन था। अपने ये बेर्नार्ड शॉ के नेम से जाने जाते हैं, बेर्नार्ड शॉ। आयरिश प्लेराइट है, क्रिटिक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। He had written more than 60 plays, important dramatist है मॉडर्न एरा के, और जॉन गाल्स वर्दी के साथ ये रिगार्ड किए जाते हैं। उनका जो एक कंपेनियन, आई थिंक आप बात कर लो 20th सेंचुरी के ये ड्रामेटिस्ट हैं दोनों, जॉन गाल्स वर्दी एंड बेर्नार्ड शॉ, जो कि सेम थीम पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे इन्होंने अपना वर्क लिखा है, अपने ड्रामास को लिखा है, जो कि था कि करप्शन ऑफ द 20th सेंचुरी, करप्शन ऑफ द पीपल, जो किस तरीके से है प्रेजेंट सोसाइटी में हो रहा है, और किस तरीके से एक कॉमन पीपल या पुअर पीपल जो है वो किस तरीके से इससे अफेक्टेड है, उसके बारे में बात की है। तो इन्होंने मोर देन 60 प्लेज ये लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन्स एंड सुपरमैन 1902 का था, पिग्मेलियन 1913, सेंट जॉन 1923, 1925 he was awarded with the Nobel Prize in Literature. By the early 20th century, his reputation as a dramatist was secured with a series of critical and popular success that included Major Barbara, Doctor's Dilemma and Caesar and Cleopatra. तो ये कुछ important works थे जो कि इन्होंने contribute किया है इंग्लिश लिटरेचर को। और पिग्मेलियन एंड ऑल्सो सेंट जॉन, ये बहुत ही important इनका प्ले है, 1923 का वर्क है, और 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, लिटरेचर फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए। आगे हम बात करेंगे, एजरा पाउंड की बात करते हैं। तो एजरा पाउंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोएट है, चैंपियन ऑफ फ्री वर्ड्स allusions and is considered one of the first writer in modernist poetry to use imagism. imagism का यूज करने का जो मॉडर्निस्ट पोएट्री का एक इम्पोर्टेंट ये पार्ट है इमेजिज्म, उसके बारे में एजरा पाउंड ने अपने वर्क्स में बात किया है। और साथ ही साथ वेस्टलैंड को इन्होंने क्या किया था, आप सभी जानते हो, एडिट किया था। तो जो अभी वेस्टलैंड है वो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट एजरा पाउंड को जाता है, कि लिखा भले ही टी.एस. इलियट ने है, बट एजरा पाउंड वाज द मैन हु एडिटेड दैट वेस्टलैंड। और प्रेजेंट वे में, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सामने है वेस्टलैंड हम पढ़ते हैं, मोर देन 400 लाइन्स की वो पोयम है, तो वो क्रेडिट एजरा पाउंड को जाता है। और कहीं ना कहीं वो पूरे उस 400 लाइन्स में जो बातें उन्होंने बोली हैं, जो बातें टी.एस. इलियट ने कही हैं, वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छे तरीके से एजरा पाउंड ने उसको एडिट किया है, और वो हमारे सामने अवेलेबल है, हमारा एज अ लिटरेचर, एज अ लिटरेरी वर्क हम उसको पढ़ते हैं। और जो इमेजेस के बारे में अभी हमने बात की, मॉडर्निस्ट पोएट्री इनको बोला जाता है पोएट्री में इमेजेस को यूज करने का, मतलब अपने वर्ड्स के थ्रू जो इमेजिनेटिव एक फिजिकल एक्सपीरियंस आप करते हो किसी पोएट्री को पढ़ के, तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट वो राइटर जात को जाता है, जो कि मॉडर्न टाइम में इस इमेजेस जो सब जॉनर था लिखने का उसको यूज करा हुआ है, तो वो एजरा पाउंड को जाता है। तो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ में, बहुत ही एक क्रिएटिव अप्रोच के साथ में इमेजिज्म का यूज करा है, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वर्ड्स के थ्रू में अपने पोएट्री में उन्होंने प्रेजेंट करा हुआ है। इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं तो ये है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो 1913 का वर्क है, सीफोरर 1911, द रिटर्न इज 1917 का ये इंपॉर्टेंट वर्क है। आगे हम जोसेफ कॉर्नेट के बारे में बात करेंगे। जोसेफ कॉर्नेट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोलिफिक राइटर ऑफ द टाइम ऑफ द मॉडर्न एज, और इनका है जो वर्क है इनके बारे में, हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि 1899 में पब्लिश हुआ है, और बुक के फॉर्म में ये 1902 में पब्लिश हुआ है। तो मैगजीन में 1899 में और बुक के फॉर्म में 1902 में। और उनके
स्टाइल एंटी ह्यूरिक करेक्टर के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड जिम इज अनदर वर्क ऑफ जोसेफ कॉनरेड वी हैव। इसके साथ ही साथ अगर हम इम्पोर्टेंट और ऑथर्स के बारे में बात करते हैं तो आप सभी जानते हो जॉन गॉल्सवर्दी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मोस्ट important author of the modern age. Now let's talk about important MCQs of the modern age. And the very first question we have here, modern age start from the beginning of 18th century, 19th, 20th century या 21st century. Option C would be the answer. 20th century की starting में ही modern era का starting है. That is what from 1901 to 1940 time duration था. Next we have the modern literature is opposed to the general attitude to life of the Elizabethan, medieval, Anglo-Saxon या Victorian. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले देखो कोई नई चीज जब आती है तो हम पुरानी चीज के बारे में थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं या हम कहते हैं कि वो चीज अच्छी नहीं थी उतनी जितनी ये चीज अच्छी है. एंड दैट सेम थिंग हैपेंड विद द एराज, विद द टाइम ड्यूरेशन. जो होता है कि कोई नई गवर्नमेंट आई तो हम पुराने गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं. और इसी तरीके से जो इंग्लिश लिटरेचर में एराज हुए हैं, जो भी एजेस हुए हैं या उसको डिवाइड किया गया है, अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरे से काफी डिफरेंस होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और एक दूसरे से जो यहाँ पे चीजें होती हैं वो अपोज की जाती हैं. जैसे कि एलिजाबेथन एरा में आपने देखा होगा ड्रामा वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉनर, बट वहीं पे आप एलिजाबेथन एरा में जो एक फ्री लव पोइट्री लिखी जाती थी, रोमांटिक पोइट्री लिखी जाती थी, रोमांस रिलेटेड ड्रामास लिखे जाते थे. बट आप उसी के बाद न्यू क्लासिकल एरा में आओगे तो वो क्या था, न्यू क्लासिकल एरा में पूरी तरीके से ड्रास्टिक चेंज हुआ और क्या लिटरेचर क्या हुआ, एज ऑफ प्रोज और रीजन के नेम से जाना जाने लगा कि वहां पे साइंटिफिक चीजों को ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी. उसके बाद रोमांटिक एरा आया जहाँ पे नेचर को सबसे सर्वे सर्वा माना गया. आफ्टर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं उनके बारे में बात हुई. एंड उसके बाद जो बात हुई वहां पे मॉडर्न एज में क्या होता है, फ्री वर्ड्स रिलेटेड पोएट्री को ज्यादा यूज किया जाने लगा पोएट्स के थ्रू. और मॉडर्न जो प्रॉब्लम्स थी उसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में अपने वर्क में और एक नए मॉडर्न टेक्निक के साथ में उसको यूज करना और उसको रिप्रेजेंट करना अपने वर्क में, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था इस एरा का. तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न एज इज अपोज टू द जनरल एटीट्यूड टू लाइफ ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियंस. ऑप्शन डी वुड बी द आंसर. नंबर 3 वी हैव एवरीथिंग वाज क्वेश्चनड, नथिंग सॉरी व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न एज. मॉडर्न एज का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इसका आंसर आपको देना है. एवरीथिंग वाज क्वेश्चन, नथिंग वाज कंसीडर्ड सर्टेन, ए एंड बी. एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे. एवरीथिंग वाज क्वेश्चन, चाहे आप रिलीजन की बात करो, रिलीजन को दिया गया, साइंटिफिक रिसर्चेस, साइंटिफिक आपके रिसर्चेस जो हुए हैं उनको भी एक तरीके से क्वेश्चन किया गया है. तो इसीलिए नथिंग वाज कंसीडर्ड सर्टेन, कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है. ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये मॉडर्न एज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इसीलिए ऑप्शन बी और सी को हम ए एंड बी को करेक्ट करेंगे, जो कि ऑप्शन सी है इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव नंबर 4 वी हैव हु सक्सीडेड क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया को किसने सक्सीड किया, जॉर्ज सेकेंड, एडवर्ड सिक्स, एडवर्ड 7 या है आपका हेनरी 8 या है लुइस 10. तो यहाँ पे ऑप्शन बी है एडवर्ड 7 was the man, was the king who succeeded Queen Victoria after her death. क्योंकि 1901 से 1914 का जो टाइम था एडवर्डियन एरा के नाम से जाना जाता है, उसके बाद जॉर्जियन पीरियड आया था. तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे. नंबर 5 वी हैव हु हैड फेथ इन रिलीजन एंड परमानेंस ऑफ वैल्यू व्हाइल मॉडर्न मैन वांटेड टू. विक्टोरियन हैड, विक्टोरियंस को क्या था, विक्टोरियंस को फेथ था रिलीजन पे और वैल्यू जो परमानेंस ऑफ वैल्यूज को उसको एक तरीके से परमानेंट करते थे, एक तरीके से उसको वैल्यू देते थे. बट जो मॉडर्न मैन थे वो क्या करते थे, क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट, प्रूव या ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज वुड बी द आंसर, क्योंकि सभी का मीनिंग क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क इन्वेस्टिगेशन करना, प्रोबिशन करना कि प्रोब उस पे जांच करना या उसको जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होना, चाहे वो किसी भी वैल्यू पे हो, तो तब तक उसको नहीं मानते थे. इसलिए ऑप्शन डी वुड बी दी आंसर.
Number 6, we have question. What did the young people of the start of 20th century think about the Victorian age? Victorian age के बारे में जो 20th century के लोग थे, वो स्टार्टिंग में यंग पीपल थे, वो क्या सोचते थे? हाइपोक्रिटिकल या मीन एंड ludicrous या सुपरफिशियल या ऑल ऑफ दीज? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट वी हैव डैश इज द पायोनियर ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल इन मॉडर्न एज. मॉडर्न एज में जो रियलिस्टिक नॉवेल के जो पायोनियर हैं, अग्रदूत हैं, वो कौन है? ऑप्शन ए गाल्सवर्दी, जीबी शॉ, हडसन या जॉर्ज इलियट. तो ऑप्शन ए होगा गाल्सवर्दी. गाल्सवर्दी रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखा है मॉडर्न एज में इन्होंने. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो इन्हें फॉरसाइट सागा इनका इम्पोर्टेंट जो वर्क है, इम्पोर्टेंट नॉवेल है, जिसमें से नॉवेल के सीक्वेंसेस इन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा है. ट्रायोलॉजी है फॉरसाइट सागा, तो उसमें नॉवेल्स और इंटरल्यूड्स का इंक्लूजन दिया है. और वो मॉडर्न जो एज से रिलेटेड रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में नॉवेल्स लिखा है. तो ऑप्शन ए होगा जॉन गाल्सवर्दी. नेक्स्ट वी हैव 8. हु इज द पायनियर ऑफ साइंस फिक्शन? साइंस फिक्शन के पायनियर कौन है? मार्क ट्वाइन, गाल्सवर्दी, एच.जी. वेल्स या जॉन एस्बरी? तो ऑप्शन सी होगा एच.जी. वेल्स. ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन. जॉर्ज बेनॉट शाह was awarded Nobel Prize for Literature in the year 1929, 1931, 1927, 1925. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, जीबी शॉ को. बेनॉट शाह जो जाने जाते हैं, और सेंट जॉन के लिए मिला है इनको. 1923 का वर्क है. नंबर 10 वी हैव व्हेन वाज टी.एस. इलियट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो वो जो टाइम था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिलना इनको ना, वो ऑप्शन सी था, 1948 का टाइम ड्यूरेशन था. नंबर 11 हु क्रिएटेड वुमेन कैरेक्टर्स मोस्ट सक्सेसफुली? गॉल्सवर्दी, जेम्स जॉयस, जीबी शॉ या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. जीबी शॉ ने पिग्मेलियन कैरेक्टर, पिग्मेलियन में आप चाहे देखो, चाहे आप सेंट जॉन में देखो, तो इन्होंने जो फीमेल कैरेक्टर्स थी उनको सक्सेसफुली एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया है अपने नॉवेल, अपने ड्रामाज में. The 11 number after 11 number 12 number question is dash the pioneer of new romanticism? Ezra Pound, Dylan Thomas या टी.एस. इलियट या none of these? तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे. डेलन थॉमस was the pioneer of the new romanticism. Number 13, who was the pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device? वर्जीनिया वुल्फ, जेन ऑस्टिन, डोरोथी रिचर्डसन या मैरी शेले? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. वर्जीनिया वुल्फ अपने नॉवेल्स में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, डिवाइस को नैरेटिव वे में यूज करा हुआ है. नंबर 14, अ रूम ऑफ वंस ओन इज रिटन बाय? रूम ऑफ वंस ओन की बात करते हैं तो वो किसने लिखा है? ये आपको मैंने डिस्कस करा था अभी स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे, तो था वो वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे है. ओके, दिस इज एन ऐसे ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. Number 15, A Room of One's Own is published in the year 1925, 1926, 29 या 30? And answer is option C, 1929. A Room of One's Own is a work of Virginia Woolf. ये वर्क है और 1929 में ये पब्लिश हुआ है. Mrs. Dalloway is the novel by Virginia Woolf published in the year 1933, 1930, 1925, 1927. Option C would be the answer. 1925 was the time when Mrs. Dalloway, which was a novel by Virginia Woolf, एक सिंगल डे स्टोरी को कवर करते हुए, सिंगल डे स्टोरी, सिंगल डे में क्या हैपनिंग्स होती हैं इन द लाइफ ऑफ द मिसेस डैलोवे, उसके बारे में बात की है वर्जीनिया वुल्फ ने. नंबर 17, टू द लाइट हाउस वाज पब्लिश इन द ईयर 1927 बाय? ऑब्वियसली वर्जीनिया वुल्फ का ये नॉवेल है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट है. 18 we have Orlando, The Waves and the Years are written by Joseph Conrad, Virginia Woolf, Franz Kafka या James Joyce? Option B is the answer. Orlando, sorry, Orlando is written by Virginia Woolf. और ये एक बायोग्राफिकल नॉवेल है, बायोग्राफी है, नॉवेल के वे में प्रेजेंट करा है. ऑर्लैंडो वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, 1928 में पब्लिश हुआ है. 19 क्वेश्चन वी हैव व्हिच वाज द डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर इन मॉडर्न एज? पोएट्री, प्रोज, नॉवेल या ड्रामा? तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे. नॉवेल था प्रोमिनेंट जॉनर जो था इस टाइम ड्यूरेशन का. नेक्स्ट नंबर 20 क्वेश्चन, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय? वर्जीनिया वुल्फ,
हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड या नन ऑफ दीज, तो वो है ऑप्शन बी हेनरी जेम्स। देखिए ये है हेनरी जेम्स का नॉवेल है जो कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है और ये सीरियल के फॉर्म में पब्लिश कब हुआ है 1881 में, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम जो बात करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ, और एक दूसरा नॉवेल है जो है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये है जेम्स जॉयसी का। तो हेनरी जेम्स और जेम्स जॉयसी में कंफ्यूज मत होना। जेम्स जॉयसी का जो नॉवेल है वो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन और ये है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हेनरी जेम्स का है, 1881 का ये वर्क है। और जो जेम्स जॉयसी ने लिखा है नॉवेल वो है 1916 का वर्क। नेक्स्ट नंबर 21, W.B. Yeats was awarded Nobel Prize in Literature, इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन डी इज द आंसर, 1923 में मिला है। 22nd we have Easter 1916 was published in 1921 by, ईस्टर 1916 के नेम से ये जो वर्क है पब्लिश हुआ है 1921 में। किसने पब्लिश करा है, तो वो है W.B. Yeats, विलियम बटलर ईस्ट, आयरिश पोएट। नेक्स्ट 23 we have who wrote the second coming, G.K. चेस्टरटन, T.S. इलियट, G.M. हॉपकिंस या नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे क्योंकि उस ऑथर का नेम नहीं दिया गया है। W.B. Yeats was the author, पोएट, जिन्होंने ये पोएम लिखी है द सेकेंड कमिंग। नेक्स्ट नंबर 24, W.B. Yeats died in the year 1939 in Germany, नॉर्वे, फ्रांस या इटाली, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, फ्रांस। 25 we have Virginia Woolf to the Lighthouse has part. How many parts are there in the novel of the Virginia Woolf to the Lighthouse? तो वो है 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 या 5 पार्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड नंबर सही होगा बी, मतलब ऑप्शन 3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 पार्ट्स, विंडो है पहला, दूसरा टाइम पासेस, तीसरा है लाइट हाउस। नंबर 26, टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड हैज हाउ मेनी पार्ट्स, 4, 5 या 6, 7, तो इट हैज 5 पार्ट्स। उनका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेम नेम ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड, इसको आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर इसका। नेक्स्ट हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन जीबी शॉस आर्म्स एंड द मैन, सर्जियस या है आपका मेजर पेटकॉफ, ब्लंशली, निकोला, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। Next we have 28, who used the term dissociation of sensibility first, T.S. Eliot, E.M. Foster, W.B. Yeats, G.B. Shaw, तो option A is the answer, T.S. Eliot. Dissociation of sensibility was used by T.S. Eliot. Next 29 we have the principles of literary criticism is written by I.A. Richards, William Emerson, Alan Tate या है क्लिंट ब्रोक, तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे हम। और ये जो वर्क है ये है 1924 में पब्लिश हुआ है। 29 के बाद 30 है डी.एच. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स वॉर पब्लिश, ओडिपस कॉम्प्लेक्स रिलेटेड ये नॉवेल है डी.एच. लॉरेंस का, तो ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है, इसका आंसर करिए 1913, 14, 15, 16, ऑप्शन ए इज द आंसर 1913, ओके, ऑप्शन ए 1913 is the answer. Next we have who is the protagonist of James Joyce's Ulysses. James Joyce के Ulysses का protagonist कौन है, मॉली ब्लूम, लेपर्ड ब्लूम, स्टीफन डेडलस या है बक मुलिगैन, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, लेपर्ड ब्लूम। Next we have 32, the term objective correlative is associated with, objective correlative जो है term वो किससे associate करता है, टी.एस. इलियट या है टेड ह्यूग, सिल्विया प्लांट या है टॉम गन, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट was not only poet, dramatist, but he was also the greatest critic of the modern age time, और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स उन्होंने लिखा है, चाहे आप मेटाफिजिकल पोएट्स की बात कर लो, ये इनका था, इसके साथ ही साथ हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऐसे टर्म्स को इन्होंने अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूज करा है, लिटरेरी क्रिटिकल वर्क्स में अपने यूज किया है। 33 we have Caesar and Cleopatra is tragedy by Shakespeare, play by G.B. Shaw, poem by Byron या है एस.टी. नॉवेल बाय एस.टी. कॉलरिज। तो अगर सीजर एंड क्लियोपैट्रा की बात करते हैं
ये है क्या है, ये एक ड्रामा है, ठीक है। किसने लिखा है? जीबी शॉ ने लिखा है। ऑप्शन बी इज द आंसर। दिस इज द ड्रामा। यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑप्शन बी को करेक्ट। जीबी शॉ का ड्रामा है और ये लिखा कब गया है? ये लिखा है 1898 में और पब्लिश हुआ है 1899 में। 1899 पब्लिश्ड और इसके 1 ईयर पहले मतलब 1898 में ये लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर 34 we have D.H. Lawrence novel are influenced by dash theories of Sigmund Freud, natural, यूनिवर्सल, सोशल या साइकोलॉजिकल। ऑप्शन डी होगा, साइकोलॉजिकल थीम पे ये है, इन्फ्लुएंस्ड है, इनकी थियरीज पे इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि सिगमंड फ्रूड की साइकोलॉजिकल थ्योरी यूज करी है उन्होंने। और डीएच लॉरेंस ने अपने नॉवेल्स को सिगमंड फ्रूड की साइकोलॉजिकल थियरी से इन्फ्लुएंस होकर के लिखा है। सन्स एंड लवर्स वी हैव द फाइन एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। नेक्स्ट वी हैव 35 जी राइटर्स सच एज जीवी शॉ, जॉन गॉल्सवर्दी अटैक द सोशल एंड पॉलिटिकल डैश ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे आपको फिल करना है सोशल एंड पॉलिटिकल नेपोटिज्म, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म, करप्शन या बेनिफिट। तो ऑप्शन सी होगा, सोशल एंड पॉलिटिकल करप्शंस ऑफ इंग्लैंड। जो उन्होंने इन दोनों राइटर्स ने अपने अपने वर्क में सोशल एंड पॉलिटिकल जो करप्शन है इंग्लैंड में प्रिवेल्ड है मॉडर्न टाइम में, उसके बारे में बात की है। चाहे वो नॉवेल्स के थ्रू बात की हो या चाहे वो ड्रामा के थ्रू बात की हो। 36 we have the autobiographical novel The Portrait of the Artist as a Young Man is being written by। किसने लिखा है? डीएच लॉरेंस ने, थॉमस हार्डी, जेम्स ऑगस्टाइन जॉयसी या है वर्जीनिया वुल्फ। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, जेम्स ऑगस्टाइन जॉयसी। ऑप्शन सी is the answer we have. 37 the narrative technique usually employed by James Joyce, stream of consciousness, symbolism, imagism या है आपका मॉडर्निज्म। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस करा है जो कि मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। प्लीज डू नॉट forget to watch other uploaded videos related to MPTET grade 1 और अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप सभी से मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी और हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो आपका जो होगा वो यूनिट नंबर 8 में इससे रिलेटेड आपके फॉर्म ऑफ पोइट्री इन सबसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल with me. Thank you very much.